हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी? आशा करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की 3 नंबर के 10 प्रश्न हमने कवर कर चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, है ना। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम 3 नंबर के और 4 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए सीधा प्रश्न देखते हैं हम लोग। न्यून या अभावी मांग के कारण लिखिए, ठीक है। न्यून या अभावी मांग के कारण लिखिए। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि न्यून या अभावी मांग क्या होता है जी। तो न्यून या अभावी मांग जो होता है वो जब अर्थव्यवस्था में या जब देश में वस्तु की पूर्ति जो है ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, उसकी मांग की तुलना में, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, न्यून या अभावी मांग कहते हैं। मतलब जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की पूर्ति ज़्यादा मात्रा में की जाती है ना, और उसकी मांग जो है कम मात्रा में होता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, न्यून या अभावी मांग कहते हैं। तो वस्तु की पूर्ति अधिक होने के कारण क्या है और मांग जो है कम क्यों किया जाता है, ठीक, ये है आपका न्यून या अभावी मांग के कारण। तो सबसे पहले आपके पास दिया है, देख लो। जब देश का केंद्रीय बैंक चलन में मुद्रा की मात्रा को कम कर देता है तो इसके परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा और साख की मात्रा क्या होती है जी, कम हो जाती है और कुल व्यय कुल आय से कम रह जाती है। मतलब इसका अर्थ क्या है, देखो कि जब देश में जो केंद्रीय बैंक है अर्थात हमारा आरबीआई करता क्या है कि देश में जो है चलन की मुद्रा है अर्थात नोट या सिक्के जो हैं वे बाजार में कम मात्रा में भेजती है। तो जब बाजार में नोट या सिक्के कम मात्रा में होंगे तो लोगों के पास पैसा भी क्या होगा जी, कम मात्रा में पहुंचेगा। तो जब लोगों के पास पैसा कम मात्रा में पहुंचेगा तो वे खर्च भी क्या करेंगे, कम मात्रा में करेंगे, अर्थात मांग जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पूर्ति जो है हमेशा क्या होती है जी, ज़्यादा होती है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया, पहला है कि देश का केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई जो है बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी कर देने के कारण भी जो है न्यून या अभावी मांग जो है उत्पन्न होता है। दूसरा है जब सरकार अपनी खर्चों में कटौती कर देती है, उत्पादन की कार्यों को भी कम करना प्रारंभ कर देती है, तो स्वाभाविक ही कुल मांग कम हो जाती है और अभावी मांग जो है क्या होता है जी, उत्पन्न होने लगता है। इसका आशय क्या है, देखो कि जब सरकार जो है ना, जब सरकार क्या करती है, बांध बनाना कम कर देती है, रोड का निर्माण करना कम कर देती है, या सरकारी जो कार्य है वे करना क्या करती है, वो बंद कर देती है या कम कर देती है। तो जब सरकार जो है उत्पादन कार्यों पर खर्च कम करती है तो इससे लोगों के पास आय भी जो है क्या पहुंचती है जी, कम मात्रा में पहुंचेगी। जब लोगों के पास आय कम पहुंचेगी तो वे क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग भी कम करते हैं, और जब वस्तुओं की मांग कम करते हैं तो हमारे पास जो है अभावी मांग उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से सरकार की अपनी खर्चों में कटौती के कारण भी न्यून या अभावी मांग जो है उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जो कर नीति होती है ना, सरकार की जो कर नीति होती है वो भी जो है एक प्रकार के न्यून या अभावी मांग के उत्पन्न होने का कारण बनती है। अर्थात यदि सरकार कर नीति जो है वृद्धि कर देती है, मतलब टैक्स की मात्रा में जो है बढ़ोतरी कर देती है, चाहे वो आयकर हो, चाहे निगम कर हो, है ना, चाहे आपका जीएसटी हो, वस्तु सेवाओं पर लगने वाले कर, इन कर की मात्रा में वृद्धि करने से लोगों के पास जो आय रहता है, पैसा रहता है, वो किसके पास चला जाता है जी, सरकार के पास चले जाती है। और जब आय जो है सरकार के पास चली जाती है तो लोगों के पास आय क्या होती है, कम मात्रा में रहती है, और कम मात्रा में रहने के कारण वे उपभोग पर खर्च भी क्या करते हैं जी, कम मात्रा में कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप न्यून या अभावी मांग जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से देश में आरबीआई की चलन मुद्रा की मात्रा में कमी के चलते, सरकार के खर्चों में कटौती के चलते या कर नीति के चलते देश में जो है
वस्तुओं की मांग में कमी होती है, और चूंकि हम पहले से क्या किए रहते हैं जी, वस्तु उत्पादन किए रहते हैं, इसलिए पूर्ति जो है हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी को हम न्यून या अभावी मांग कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा 12वां प्रश्न, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल इसका अर्थ बताऊंगा। एक अलग से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का एक वीडियो आएगा, क्योंकि एक बड़ा सा क्या बोलना चाहिए चैप्टर है, यहाँ आपको गणित भी मिलेगा, इसलिए आप अभी जो है आप केवल क्या कर लो केवल अर्थ समझ लो, है ना। तो पहला आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब क्या होता है कि जब आय में परिवर्तन होने से, ठीक है जी, क्या होता है, जब लोगों की आय में परिवर्तन होने से उनकी उपभोग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी कहते हैं। ठीक है, एमपीसी का अर्थ होता है आय में परिवर्तन होने से उपभोग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं जी, एमपीसी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में आपकी आय कितना था, 100 रुपया था। इस 100 रुपये आय में से जो है आप कितना खर्च करते थे जी, 80 रुपये जो है खर्च करते थे किस पर, उपभोग पर। ठीक है, अब मान लो कि आपकी आय जो है 100 रुपये से बढ़ कितना हो जाता है जी, 200 रुपये हो जाता है। तो जैसे ही आपकी आय 100 से बढ़कर कितना हुआ, 200 रुपये हुआ, आपने जो है उपभोग पर कितना खर्च किया, जो पहले कितना खर्च कर रहे थे, 80 रुपये खर्च कर रहे थे, हो सकता है वो कितना हो जाए, 180 या 190 के आसपास खर्च करो। क्योंकि क्विंस कहते हैं कि जैसे जैसे प्रारंभिक अवस्था में लोगों की आय में वृद्धि होती है, हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात उपभोग पर खर्च जो है प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है जी, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पहले जब हमारे पास 100 रुपया था तो हम कितना खर्च कर रहे थे, 80 रुपये उपभोग पर खर्च कर रहे थे। यदि हमारा आय जो है 100 से बढ़कर 200 रुपये हो गया, तो हम जो उपभोग में परिवर्तन करते हैं वो 180 से हो सकता है 180 रुपया, 190 रुपया खर्च कर रहे हो, यही हमारी कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी। दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति अर्थात एमपीएस, है ना। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होता है आपका, एमपीएस अर्थात आय में परिवर्तन होने से जो बचत में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं जी। ठीक है, जैसे अभी जो हम उदाहरण पढ़े थे उसी को ले लेते हैं कि आप जो है क्या कर रहे थे, मान लेते हैं आपकी आय कितना था जी, 100 रुपया था, तो आप जो है उपभोग पर कितना खर्च कर रहे थे, 80 रुपये खर्च कर रहे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है 20 रुपये क्या कर रहे थे, बचत कर रहे थे। तो यही तो है हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति जी। ठीक है, कि हमारे पास जितनी मात्रा में आय है उस आय में से कितनी मात्रा हम बचत करते हैं, वही हमारी कहलाती है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो मान लेते हैं कि आपकी आय पहले कितना था, 100 रुपया था। ऐसी स्थिति में आपने 80 रुपये खर्च किया उपभोग पर, तो आपके पास कितना बचता है जी, 20 रुपया बचता है। अब मान लेते हैं आपकी आय जो है 100 से बढ़कर कितना हो गया, 200 रुपया हो जाता है, और आप जो है मान लेते हैं 160 रुपया खर्च करते हो किस पर, उपभोग पर, तो कितना बचत हुआ आपके पास, 40 रुपये की बचत होती है। तो इसी को हम कहते हैं एमपीएस अर्थात आय में परिवर्तन होने से, आपकी किसमें, आय में परिवर्तन होने से आपकी जो बचत में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसकी गणितीय सूत्र को मैं एक अलग से वीडियो में क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है, अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण लिखिए। कौन सा, उत्पत्ति ह्रास नियम जो है लागू होने के कारण लिखिए। देख लो, तो उत्पत्ति के 3 नियम हैं जी। पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम, तीसरा उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों को जिस मात्रा में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों में जो है जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उससे अधिक मात्रा में यदि हमें उत्पादन प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे
मान लेते हैं कि हम जो है पहले 1 श्रमिक लगाते हैं उत्पादन करने के लिए, उसके बाद 2 श्रमिक लगाते हैं या 3 श्रमिक का उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहले से यदि हमें कितना उत्पादन प्राप्त होता है जी 10 इकाई के बराबर, तो दूसरे से हमें 22 के बराबर, और तीसरे से हमें जो है कितना 36 या 38 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। अर्थात जैसे जैसे हम साधनों की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं, हमारी कुल उत्पादन जो है बढ़ती जा रही है। पहले 10 था, वो बढ़ कितना हो गया 22, अर्थात 2 इकाई के बराबर वृद्धि हो गया। फिर तीसरा में कितना था 30 होना था, जब कितना हो रहा है जी 38 इकाई के बराबर वृद्धि हो रहा है। तो यही हमारी कहलाती है उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है। दूसरा है उत्पत्ति समता नियम, अर्थात जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यदि उत्पादन भी उसी अनुपात में हो तो उसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो है हम क्या करते हैं जी 1 श्रमिक का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, तो हमें उत्पादन जो है कितने के बराबर 10 इकाई के बराबर प्राप्त होता है। जैसे ही हम उत्पादन के साधनों की मात्रा इकाई से बढ़ाकर 2 इकाई या 3 इकाई करते हैं, हमारी उत्पादन की मात्रा जो है 10 से बढ़े कितना 20, 20 से बढ़े कितना 30 के बराबर होता है। मतलब जिस अनुपात में उत्पत्ति के साथ में वृद्धि कर रहे हैं, हमारा उत्पादन भी कितना हो रहा है जी उसी अनुपात में बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। और तीसरा है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम, जो प्रश्न में दिया है। अर्थात जैसे जैसे उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं, हमारा उत्पादन बढ़ने के बजाय जो है क्या होता है जी घटते हुए दर से प्राप्त होने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। अर्थात जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन की कुल उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन हमारा सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन क्या होने लगता है जी घटने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले इकाई इसका उत्पादन करते हैं तो हमें कितने के बराबर जी 10 इकाई के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। जैसे ही हम दूसरे साधन का प्रयोग करते हैं तो 10 से घट कितना 18 इकाई के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो कितना हो गया है जी 8 हो गया है। ठीक है। तो यह हमारा क्या बोलना चाहिए औसत उत्पादन कितना हो गया है 9 हो गया है ना। औसत उत्पादन दोनों को भाग दे दिए, इन दोनों का अंतर हमारा क्या कहलाता है सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं, हमारा जो उत्पादन है वे घटते हुए दर से प्राप्त हो रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। अब इसके कारण क्या है जी, तो उत्पत्ति ह्रास नियम के पहला कारण है एक या एक से अधिक साधन को हम क्या मानते हैं स्थिर मान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग परिभाषा देखते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है कि जब उत्पत्ति के एक या एक से अधिक साधन को स्थिर रखकर जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा है उसमें वृद्धि करते हैं, तो जब हमें कुल उत्पादन जो है घटते हुए दर से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। यही प्रश्न है ना। तो देख लो कि चूंकि उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं, है ना, जैसे आपका भूमि हो गया, है ना, भूमि हमारा क्या होता है जी स्थिर होती है। ठीक। पूंजी भी हमारा एक प्रकार का क्या पूंजी बोलता हूँ आपका पूंजी, है ना, मशीन भी क्या होता है एक प्रकार का हमारा स्थिर होता है। तो जब हम क्या करते हैं कि उत्पत्ति के कुछ साधन जो है स्थिर होती हैं, जिनकी मात्रा को हम क्या नहीं कर सकते एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, और यदि हमें उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है जी जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा है ना, उसकी मात्रा में क्या करना पड़ता है वृद्धि करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप हमारी परिवर्तनशील साधन की जो मात्रा, परिवर्तनशील साधन की जो क्या बोलना चाहिए लागत है वो बढ़ जाती है। इसी कारण जो है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। फिर देख लो, एक या एक से अधिक साधन की मात्रा को क्या मानते हैं स्थिर माना जाता है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो जो हमारा स्थिर साधन होता है अर्थात भूमि, है ना, भूमि को जो है एक निश्चित मात्रा में ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो क्या होती है जी स्थिर होती है। इसलिए जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं श्रमिक बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमें उत्पादन को बढ़ाना है इसलिए हम क्या नहीं कर पाते परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जो है वृद्धि करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी लागत क्या हो जाती है जी बढ़ जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम जो है लागू होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है उत्पत्ति की साधनों की सीमितता। वही फिर आ गया, है ना, उत्पत्ति के साधनों की सीमितता मतलब
कि उत्पादन के कुछ साधन जो है क्या होते हैं जी, सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। इनकी मांग बढ़ने पर भी हम क्या नहीं कर सकते, इनकी पूर्ति को जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर ही हम उत्पादन की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और इसलिए जो है उत्पादन जो है हमें घटते हुए दर से प्राप्त होने लगते हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति के साधनों की सीमितता भी जो होती है वो भी क्या करती है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण बनती है। ठीक है, इसके साथ साथ साधनों की क्या बोलनी चाहिए, अविभाज्यता। अब साधनों की अविभाज्यता मतलब क्या होता है जी, कि उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसे हम छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे श्रमिक ले लो, है ना, या मशीन ले लो। श्रमिक या मशीन को जो है हम क्या नहीं कर सकते, छोटे छोटे भागों में जो है विभाजित किया नहीं जा सकता। और यदि इनसे उत्पादन कार्य में लगाना है तो इनकी संपूर्ण इकाई को जो है क्या करना पड़ता है जी, उत्पादन कार्य में लगाना पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप जितनी मात्रा में हमें श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक मात्रा में जो है हमें क्या करना पड़ता है जी, श्रमिक का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके चलते लागत बढ़ जाती है, उत्पादन जो है उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। एक बार फिर देख लो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के 3 कारण। एक या एक से अधिक साधन को स्थिर होना, अर्थात उत्पत्ति के कुछ साधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ साधन क्या होते हैं जी, परिवर्तनशील होते हैं। तो स्थिर साधनों की तुलना में परिवर्तनशील साधन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जो हमारी प्रति इकाई लागत है वो क्या होती है जी, बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरा, उत्पत्ति के साधनों की सीमितता, अर्थात उत्पत्ति के कुछ साधन ऐसे होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे भूमि, है ना, भूमि जो है क्या है, हमारे पास एक सीमित मात्रा में पाया जाता है, और इसकी मांग बढ़ने पर भी हम इसकी पूर्ति को जो है एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए यदि हमें उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है तो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में क्या करना पड़ता है जी, वृद्धि करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप लागत बढ़ जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम जो है लागू होता है। उसी के साथ साथ साधनों की जो अविभाज्यता होती है, अर्थात उत्पत्ति के कुछ साधन ऐसे होते हैं जो अविभाज्य होते हैं, जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया नहीं जा सकता। जैसे श्रमिक ले लो, कुछ मशीनें ले लो, जिसे हम छोटी छोटी इकाइयों में क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। और यदि इनकी उत्पादन कार्य में लगाना है तो इनकी संपूर्ण इकाई को जो है क्या करना पड़ता है जी, उत्पादन कार्य में लगाना पड़ता है। जैसे श्रमिक ले लो, मान लेते हैं आपको जो है क्या बोलना चाहिए, 2.5 श्रमिक की आवश्यकता है ना, तो आप 2.5 श्रमिक कहाँ से लेके आओगे, या तो आप 2 श्रमिक लगाओगे या तो आप क्या लगाओगे, 3 श्रमिक लगाओगे जी, है ना। तो इससे हमारी लागत क्या होती है जी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो साधनों की अविभाज्यता भी जो होती है वो क्या करता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू करता है। अगला है हमारा उपयोगिता की विशेषता, है ना, उपयोगिता की विशेषता। अब उपयोगिता क्या होती है कि वस्तु की वह गुण या क्षमता, वस्तु की वह गुण या क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उपयोगिता कहते हैं, है ना। प्रत्येक वस्तु में क्या होती है कि उपयोगी होती है। हो सकता है कि एक दूसरे व्यक्ति के लिए वो उपयोगी हो और दूसरे अन्य व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो सकती है, लेकिन उपयोगिता वस्तु की वह गुण या क्षमता जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगी कहते हैं या उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता के क्या क्या विशेषताएं हैं जी, तो सबसे पहला है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है ना। उपयोगिता जो होती है वो क्या होती है, व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। जैसे बताया गया था कि मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट उस व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट का सेवन नहीं करता, धूम्रपान नहीं करता है, उसके लिए वह वस्तु क्या हो सकती है जी, अनुपयोगी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि उपयोगिता जो होती है वो व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है ना, व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है। दूसरा है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है जी, है ना, अर्थात उपयोगिता को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे किसी भी प्रकार के मापने से मापा नहीं जा सकता, है ना। जैसे आपने मान लेते हैं 4 सेव का उपभोग किया, अब उस 4 सेव से जो है आपको कितनी मात्रा में उपयोगिता प्राप्त हुई, आप केवल अनुभव कर सकते हो। आप जो है उसे ना तो किलोग्राम से,
ना तो मिलीग्राम से, है ना, या किसी अन्य मापनी से जो है क्या नहीं कह सकता जी, मापा नहीं जा सकता है। ठीक है। और लास्ट है आपका उपयोगिता जो होती है वो क्या होती है जी, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो वस्तु आपके लिए कितना आवश्यक है, ठीक है, इस पर निर्भर करती है क्या, आपका उपयोगिता। तो कहा जाता है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे मान लो आप स्कूल से घर गए, है ना, और आपको जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है, आप जो है स्कूल से कहाँ गए, घर पहुँचे, और घर पहुँचने से जो है आपको क्या होती है जी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो घर में यदि रोटी भी क्या हो, सूखी वाला मिले, है ना, सब्जी भी जो है चटनी ही मिले आपको, तो भी जो है उस रोटी की उपयोगिता आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, भूख लग रही है। ठीक है। अब आपने जो है 4-5 रोटी खाया और उसके बाद जो है घर वाले क्या करते हैं, आपके लिए स्पेशल रोटी लेके आते हैं, पराठा लेके आ जाते हैं, है ना, या पनीर लेके आते हैं। तो चूंकि आपका पेट जो है भर गया है, इसलिए अच्छा रोटी भी जो है आपके लिए क्या हो सकता है, अनुपयोगी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि उपयोगिता हो जो है वो जो होता है वो आवश्यकता की तीव्रता पर ही निर्भर करती है। यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो सूखी रोटी भी क्या आपके लिए क्या हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। लेकिन यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो अच्छी सी अच्छी वस्तु या भोजन भी जो है आपके लिए क्या सकती है, अनुपयोगी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 14 प्रश्न 3 नंबर का है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो विश्वास है कि आपका अर्थशास्त्र का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया जाएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइबर जो होता है ना, मेरे को और बढ़िया वीडियो बनाने के लिए क्या करता है जी, प्रेरित करता है। ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में।